नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है, वो है यहाँ के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप। और समय समय पर जो है एनजीओज़, लोकल यूथ और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है एक मास कैंपेन चलाने का भी कोशिश किया है कि अंडमान निकोबार में एक असेंबली आए या एक प्रदेश काउंसिल जो यहाँ पे था उसको रीइंस्टेट किया जाए। तो हमारे साथ आज मिस्टर अभिभूषण घोष जुड़े हुए हैं, जो कि एक यूथ है अंडमान निकोबार के। और रिसेंट जो ये जितेंद्र नारायण का मामला सामने आया है, जो अंडमान गैंगरेप केस सामने आया है, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा, यूथ के द्वारा ये असेंबली और एक डेमोक्रेटिक सेटअप की जो मांग है वो फिर से ज़ोर पकड़ने लगी है। तो अभिभूषण जी इस बार जो है कैंपेन चला रहे हैं। इन्होंने जो है कई ग्रीवेंसेस भी फाइल किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिनिस्ट्री के, ताकि जो है होम मिनिस्ट्री को और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल सके कि अंडमान निकोबार में जो है लोगों का ये मांग है कि यहाँ पे एक असेंबली हो या जो प्रदेश काउंसिल यहाँ पे था वो फिर से रीइंस्टेट हो सके। और साथ ही साथ अभिभूषण घोष को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, इनको पीआरआईज़ का सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिलर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और कई लोग इनको कई इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि क्यों अंडमान में ये प्रदेश काउंसिल बंद हो गया था, किस तरह से इसको बंद किया गया, क्या रीज़न था उसके पीछे, क्या बेसिकली माइंडसेट क्या था उस समय का जो सेंट्रल गवर्नमेंट था या जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, उसका माइंडसेट क्या था। तो हम आपको बता दें, प्रदेश काउंसिल को एबॉलिश करने के लिए जो अंडमान निकोबार का म्यूनिसिपल रेगुलेशन आया था उसमें एक सिंगल क्लॉज दिया गया था कि जो प्रदेश काउंसिल का जो रेगुलेशन है उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा म्यूनिसिपल रेगुलेशन के आने के बाद। और उसके बाद प्रदेश काउंसिल को टोटली एबॉलिश कर दिया गया। अगर आप म्यूनिसिपल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि म्यूनिसिपल रेगुलेशन से प्रदेश काउंसिल को जो है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से प्रदेश काउंसिल को रिप्लेस करने की कोशिश की गई, जबकि प्रदेश काउंसिल एक स्टेट वाइड बॉडी था जो कि एडवाइजरी कैपेसिटी में काम करता था और एक स्टेट वाइड बॉडी था जिसमें अंडमान निकोबार के हर कोने से जो है लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, जबकि म्यूनिसिपैलिटी सिर्फ पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल एरिया के रीजन के लिए। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता कि म्यूनिसिपल रेगुलेशन से आप प्रदेश काउंसिल के रेगुलेशन को जो है रिपील कर दें। तो अभिभूषण घोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका कैंपेन क्या है और किस तरह से इनको आगे सपोर्ट मिल रहा है। जी, निकोबार टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जैसे हम देख रहे हैं कि हम सभी भारत देश को बिलोंग करते हैं और भारत में हमारे देश को माता का रूप दिया जाता है, माता यानी कि नारी। और आज आप सभी देख रहे हैं कि हमारे जिस देश को नारी का सम्मान दिया जाता है, नारी का रूप माना जाता है, उसी देश के एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में आज हमारे नारियों के साथ में, हमारे बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में क्या हश्र किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली आपने देखा होगा डिबेट के इशू में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गंदे तरीके से कोलैप्स हो चुका है और जितने भी सारे डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग है उन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। क्यों आ रहा है, इसका मेन रीज़न है बिकॉज हमारे ऊपर में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर में कोई भी कैपिंग नहीं है। हम जिनको वोट देते हैं, हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें हम एक नेता चुनते हैं, वोट देते हैं, एक नेता चुनते हैं, लेकिन हमारा जो नेता है उनके पास में लिमिटेड पावर्स है, वो जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी है। लेकिन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एक लॉ बनाना, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करना, हर चीज़ जो है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना हमारे आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिमांड मुझे लगता है कि जितने, जैसे मैंने 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कैंपेन स्टार्ट किया, जैसे कि हमारे तरुण भाई ने बताया। तो ग्रुप बनाते समय मुझे ये नहीं पता था कि कितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, कितने लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन एक आधे घंटे 40 मिनट के अंदर में मेरा पूरा व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया। उसके बाद मुझे दूसरा बनाना पड़ा और आइलैंड्स के कोने कोने से जो सीनियर लीडर्स है, ओल्ड एक्स PRIs है, ओल्ड मतलब जेन्यून NGOs है, जो वॉलेंटियर्स है, उन्होंने मुझे मुझे कॉल करने लगे। उन्होंने मुझे कई सारे इन्फॉर्मेशन दिया कि क्यों अबॉलिश हुआ, पहले हमारे पास प्रदेश काउंसिल का सेटअप था, वो कब आया, कितने साल चला और किस वजह से उसको अबॉलिश किया गया। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा तरुण भाई आपके चैनल से कि प्रदेश काउंसिल जो 72nd अमेंडमेंट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में हुआ,
एंड देन एक और अमेंडमेंट हुआ 73rd अमेंडमेंट जो हुआ वो 93 94 में, जिसमें हमारा पंचायती म्यूनसिपल राज को दोबारा से स्टार्ट मतलब अच्छे तरीके से न्यू मॉडर्न तरीके से एस्टैब्लिश किया गया। तो उस दौरान क्या है 1981 से अप टू 1994 तक प्रदेश काउंसिल एक्टिव था। प्रदेश काउंसिल क्या है इस बारे में भी बताना चाहूँगा। एक ग्रुप ऑफ 30 काउंसिलर्स था पहले, पूरे अंडमान निकोबार में से 30 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, और जिसमें से मेन 5 काउंसिलर जो थे उनके पास में डेप्यूटी स्टेट मिनिस्टर का पावर था, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मतलब। और जितने भी मेन डिपार्टमेंट्स था जैसे PWD हो गया, रेवेन्यू हो गया, फिनेंस हो गया, तो मेन जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे पास में, डिपार्टमेंट्स है, ये सभी जो है कहे मतलब प्रदेश काउंसिलर के अंडर आता था। और जो सेक्रेटरी जो IAS ऑफिसर्स था वो एक तरह से मतलब 50-50% पावर था दोनों के पास में। इनके बिना वो कुछ नहीं कर सकता है, इनके बिना ये कुछ नहीं कर, तो अच्छा साठ गांठ था। और ये जब हमें दिया गया था 1981 में, एक्चुअली 79 में हमें दिया गया था, और 81 में फर्स्ट इलेक्शन होके फर्स्ट बैच ऑफ काउंसिलर्स आए। 15 ईयर्स ये चला, और जब हमें ये दिया गया था तो होम मिनिस्ट्री में ये कहा गया था उनके तरफ से कि ये जो है ये टेम्प्ररी है, आप लोगों को एक स्टेटहुड मिलेगा, अभी फिलहाल आप प्रदेश काउंसिल से चलाओ। लेकिन जब ये चलता गया तो 1994 में जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया तो दोबारा इलेक्शंस प्रदेश काउंसिल का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नया, जैसे आपने बताया कि नया अमेंडमेंट आ चुका था, म्युनिसिपल पंचायती राज मॉडर्न तरीके से उसको एस्टैब्लिश किया गया। एस्टैब्लिश करने के बाद में कंप्लीटली प्रदेश काउंसिल को अबॉलिश नहीं किया, उसको सिर्फ डिसॉल्व किया गया। आप अच्छे से सुनिए, दोबारा रीइंस्टिगेट करना, दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो एबॉलिश नहीं है। जस्ट बिकॉज न्यू पंचायती राज म्युनिसिपल राज आया इसीलिए इसका इलेक्शन नहीं हुआ, और ये जो है डिले होता गया। तो 1996 में हमारे जो उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लेट श्री मनोरंजन भक्ता जी, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बिल को पेश किया, और उस समय 96 में आपको भी पता होगा कि सरकार उस समय बदल गया था, और ये उसी समय हमारा बात टल के आज 30 साल 35 साल हो गया, तो हमारे को आज तक कुछ भी ये इस फाइल का मूवमेंट नहीं हुआ। वो बिल ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। प्रदेश काउंसिल का सेटअप था, डेमोक्रेसी था, इलेक्टेड बॉडीज़ के पास पावर था, वो भी आज के डेट में नहीं है। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि 2019 में जब हमारा पिछला PRI का जो बैच था उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में कोविड आ गया, और कोविड के बहाने से इलेक्शन को टाल दिया गया 2 साल के लिए। जब 2 साल के लिए टाल दिया गया तो ऑफिसर्स के द्वारा हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया गया। उनको अब आदत लग चुका है पावर को एक्सपीरियंस करने का। अब जैसे ही इलेक्शन अभी हुआ, तुरंत होने के बाद में आपको भी पता होगा कि एक पंचायत में डायरेक्टर के द्वारा एक सर्कुलर पास किया गया, जिसमें उनका पावर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पंचायत सेक्रेटरी के पास में। मैं बताना चाहूँगा एक प्रधान जो होता है अपने पंचायत का, वो एक तरीके से अपने काउंसिल, अलग अलग वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स को मतलब उनका काउंसिल का वो मेन प्रेसिडेंट होता है, मेन चेयरपर्सन होता है प्रधान। उसके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी को नॉमिनेट करके, मतलब पोस्टिंग होता है पंचायत सेक्रेटरी का, जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके। पर अभी ये हो गया, उनका अटेंडेंस पहले प्रधान लेता था, DRM का अपॉइंटमेंट पहले प्रधान करता था अपने पंचायत में, DRM का अटेंडेंस पहले पर प्रधान लेता था। वो सारा पावर्स आप देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों से ले लिया गया वापस। अब डायरेक्टली पंचायत सेक्रेटरी जो है रिपोर्टिंग करता है अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। तो इस तरीके से जहां हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, मैं एक यूथ हूं, मैं बाहर मैं 14 ईयर्स मतलब दूसरे स्टेट में था, वहां पे मैंने देखा है कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास में बहुत ज़्यादा पावर होता है। जब मैं यहाँ पे वापस आया, एक्चुअली कोविड की वजह से मैं वापस मतलब आई शिफ्टेड बैक टू पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइलैंड्स में मैं वापस शिफ्ट हो गया। और उस समय यहाँ पे आने के बाद में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं जो करना चाहते हैं एक तरह से 50% ही कंप्लीट कर पाते हैं, और उनका जो डिसीजन और उनका जो मन है वो अच्छे तरीके से मतलब एनफोर्स नहीं कर पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपने सारे थॉट्स को, अपने विजन्स को। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो पुराना चीज़ जो एबॉलिश हो गया था, और लॉन्ग डिमांड जो हमारे अंडमान स्टेटहुड के लिए जो है, जैसे 1962 में एक अमेंडमेंट था, 14 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, उसमें ये बताया गया कि यूनियन टेरिटरी में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया जा सकता है, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के द्वारा, उसी अमेंडमेंट के बेनिफिट सबसे पहले मिला, आपको पता होगा पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और सबसे उसके बाद में गोवा,
हिमाचल प्रदेश, ये सभी पहले यूनियन टेरिटरी थे उनको, लेकिन अपना अपना लेजिस्लेटिव और स्टेटहुड का बेनिफिट मिला है। तो वो मैं चाहता हूँ इस कैंपेन से कि जितने भी PRIs है, एक्स PRI, सीनियर लीडर्स, NGOs, इवन एक पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए और हमें अपना डेमोक्रेटिक जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स है वो मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर वोट देते हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम किसको वोट देके, जब वोट देके चुनते हैं 5 साल में एक बार, तो हमारा उनके साथ में एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये लीडर को अगर मैं 5 साल के लिए वोट देके चुन रहा हूँ तो वो मेरे लिए ये काम कर सके, मुझे लीड कर सके, मेरे सारे तकलीफ़ों को दूर कर सके। लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी इतना ज़्यादा अंडमान निकोबार में इतना ज़्यादा हाई लेवल पे है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो चुका है PRIs के लिए, म्युनिसिपल बॉडीज़ के लिए। तो इसीलिए मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया और मैं चाहता हूँ कि जितने भी पब्लिक हो ये सारे फर्स्ट अवेयर हो जाए, डिफरेंस को समझे, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है और इसके प्लस पॉइंट्स को समझे। 100% इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होगा। जैसे बहुत लोगों ने, जब से मैंने ग्रुप बनाया, मुझे बोल रहे कि करप्शन बढ़ जाएगा, ये है वो है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर अच्छा अगर आपके 100 में से अगर आपको 80% बेनिफिट मिल रहा है तो 20% को अगर हम सब पब्लिक अगर अच्छे तरीके से अवेयर हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि करप्शन होगा। हम 100% उसके ऊपर भी कैपिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने और इस कैंपेन को एज अ कोई भी पार्टी होल्डर या पोस्ट होल्डर के तहत नहीं, मैं एज एन आइलैंडर इस चीज़ को, मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं BJP हो या कांग्रेस हो, कुछ भी हो, CPM हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, पहले आप अंडमान निकोबार में ये सिस्टम को लेके आइए, उसके बाद में आप आपस में इलेक्शन लड़िए, जब जो जीतेगा वो चलाए, वो बात की बात है। पहले सिस्टम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को हटा के डेमोक्रेसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। क्योंकि आज 21st सेंचुरी, इंडिया बहुत आगे जा चुका है, लेकिन हम जो है, पहले हमारे पास जो राइट्स था वो आज नहीं है। तो इसीलिए आप सभी मेरा सपोर्ट करें। सिर्फ मैं जल्दी एक फोरम बनाऊंगा। मैंने एक्चुअली आज 2nd डे ही है, तो कल से मैंने जब से स्टार्ट किया तो सब अपना अपना मुझे कॉल करके, मैसेज करके, अलग अलग ज़रिए से मुझे कांटेक्ट करके मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जल्दी एक फोरम बनाऊंगा और उस फोरम के थ्रू मैं इस चीज़ को अप्रोच करूंगा। मैं कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ। तो सर, आपको पता होगा कुछ सालों पहले भी जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज अंडमान में एक्टिव हैं, उन्होंने मिल के जो है एक स्टेप लिया था, एक जॉइंट स्टेप लिया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। एक फोरम शायद उन्होंने बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करने के लिए, इस पूरे अपने डिमांड को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि प्रदेश काउंसिल को रीइंस्टेट किया जाए या अंडमान निकोबार में असेंबली दिया जाए। तो क्या आपने पता किया उसका क्या हुआ? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैकआउट कर लिया? क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा जो है पॉलिटिकल पार्टी शायद अपने मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को रखते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए वो असेंबली या प्रदेश काउंसिल को रीइंस्टेट कराएंगे या नया जो असेंबली लेके आएंगे, यानी कि स्टेटहुड लेके आएंगे। तो क्या कहना है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज अभी बैकआउट कर रहे हैं इस पूरी मुहिम से? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बीच में जब AK सिंह साहब थे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस समय मुझे भी पता चला है कि जब से मैं स्टडी करने लगा हूँ तो मुझे ये अपडेट भी मिला, इन्फॉर्मेशन मिला है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक फोरम बनाया। उसमें विशाल जॉली जो हमारे BJP के अभी फ़िलहाल होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी बॉडी के पैनल मेंबर भी है, उनके द्वारा और सारे पार्टीज़ के द्वारा फोरम बना के LG साहब को अप्रोच किया गया था। उस समय ऑलमोस्ट ये फाइल बहुत हैवी तरीके से मूवमेंट हुआ था, लेकिन अब किस कारणवश वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये मुझे फ़िलहाल अभी उस चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे रिसर्च करूँगा इस चीज़ में, मुझे स्टडी करते करते अपडेट मिलेगा एक एक चीज़, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। तो सर, और एक बात है, क्योंकि अंडमान निकोबार एक स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है और इंडिया के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ ये एक लाइक अ वॉल है इंडिया के लिए और चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी बढ़ा रहा है, तो चाइना के अगेंस्ट अंडमान निकोबार को इंडिया एज अ वॉल ही देखता है। इसीलिए जो है यहाँ पर डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और डिफेंस सेक्टर काफ़ी जल्दी डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अंडमान निकोबार में लेके आ रहे हैं, जैसे कि जो अभी GNI प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। तो क्या आपको लगता है जब इतना अटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर अभी है,
प्रेजेंटली, तो क्या वो अभी यहाँ पर स्टेटहुड ग्रांट करना चाहेंगे या प्रदेश काउंसिल ग्रांट करना चाहेंगे? क्योंकि किसी ना किसी तरीका से अगर प्रदेश काउंसिल आता है या स्टेटहुड दिया जाता है अंडमान को, यानी असेंबली आता है, तो पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरफेरेंस रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस में। जो डिसीजन अभी फ्रीली ले रहे हैं अंडमान निकोबार के फ्यूचर को लेके, वो डिसीजन तो फ्रीली नहीं ले सकेंगे, और एक तरह से ये कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा अंडमान निकोबार जो इंडिया का डिफेंस बन रहा है चाइना के अगेंस्ट, उसको लेके। तो इसमें आपका क्या कहना है सर? ये पॉइंट मेरे पास आ चुका है। एक्चुअली मैंने इस बारे में थोड़ी सी 100 जानकारी ली है। सच बात है, अंडमान निकोबार जो है एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है ग्रेटर निकोबार के आइलैंड्स को, लिटिल अंडमान को डेवलप करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली अगर यहाँ पे आए उससे उस चीज़ का कुछ लेना देना, क्योंकि वो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हर स्टेट में चलता है। हर स्टेट में अपना सेंट्रल का अलग इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज अगर आप मेनलैंड में जाओगे तो हर स्टेट में जो नेशनल हाईवेज़ है, जो रेलवेज़ है, जो बाकी सारे जो एयरपोर्ट्स हो गया, तो सारे चीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो उसमें कोई क्लैश नहीं होता, बिकॉज प्रॉपर बैलेंस अगर आप करोगे तो कोई क्लैश नहीं होगा। तो यहाँ पे भी जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स है, सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे डिफेंस 100% हमारे अगर स्टेटहुड आया यहाँ पे तो हमारे पास नहीं आएगा। मेरा पॉइंट यही है, जो हमारे अंडमान को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, आप लिमिटेड एरिया असेंबली भी दे सकते हो। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने के लिए अभी तो पीआरआई के पास में कुछ भी पावर नहीं है ना। एटलीस्ट एक थोड़ा अगर असेंबली आ जाएगा विद लिमिटेड पावर्स, एक लिमिटेड काउंसिल अगर आएगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बिल्कुल दे सकते हो। तो मतलब आपका कहना है कि जैसे एनसीटी ऑफ दिल्ली में जो है अभी लॉ एंड ऑर्डर का पावर जो है गवर्नमेंट को नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहाँ के उनको नहीं है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी कुछ पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, ताकि वो कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही साथ बाकी जो पावर्स है जो डायरेक्ट पब्लिक को रूल करने के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पावर्स रिक्वायर्ड है उसको डेलीगेट कर सकती है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिभूषण जी, आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि अभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाया है, काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आपको तो आगे क्या स्टेप रहेगा, किस तरह से आप आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे? आपने बताया फोरम बनाएंगे, तो फोरम बना के क्या प्लान है आपका, क्या करने का? देखिए, सबसे पहले फोरम बने या ना बने, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी में क्या फ़र्क है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब एक मास मूवमेंट होगा। ये मैं अकेले या 4 डेलीगेशन एक बना के फोरम बनाने से ये कभी इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो सकता है। तो पहले पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरा एक स्ट्रैटेजी ये है कि मैं सारे पंचायत में, सारे म्यूनसिपल वार्ड्स, यहाँ तक कि इंट्रा अलायंस में भी जो हमारा वॉलंटियर्स जो मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मैंने उनको डायरेक्शन भी दिया है कि आप इस तरीके से पहले पब्लिक को अवेयर करिए। उसके बाद में जल्द ही एक मीटिंग कॉल करूँगा जिसमें एक फोरम, जैसे बताया, क्रिएट होगा, और फोरम फिर फैसला करेगा कि इस चीज़ को कैसे आगे लेके जाए। जैसे मैंने 2 या 3 स्टेप्स मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि PIL फाइल कर सकते हैं, और या तो फिर हम LG के पास में भी जा सकते हैं डेलीगेशन बना के, और होम मिनिस्ट्री में भी जाना चाहिए, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये बिल जो है पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो 3 या 4 तरीके हैं। तो हम पहले अवेयरनेस करेंगे, उसके बाद में फोरम डिसाइड करेगा, और फोरम के थ्रू हम एक लीगल तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे।